国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुने आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने शासन उपलब्धियों के सही दृष्टिकोण पर अध्ययन और शिक्षा में प्राप्त परिणाम को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने आलमगीर को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने पर बधाई दी और पेचिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान चंग ने भारत के एनएफए अजीत डोभाल से मुलाकात की। अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी की केंद्रीय समिति के महासचिव शी जिनपिंग ने हाल ही में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि शासन उपलब्धियों के सही दृष्टिकोण को स्थापित करना और उसका अभ्यास करना एक दीर्घकालिक कार्य है, जिसके लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत से सीपीसी ने शासन उपलब्धियों के सही दृष्टिकोण विषय पर शिक्षा अभियान चलाया। शी ने अपने निर्देश में कहा कि अध्ययन और शिक्षा के परिणामों को निरंतर सुदृढ़ और विस्तारित किया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर पार्टी संगठनों और बड़ी संख्या में पार्टी सदस्यों और कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा करने, जनता के हित में काम करने, वैज्ञानिक निर्णय लेने और ऐसे कार्य करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए जो व्यवहार, जनता और इतिहास की कसौटी पर खरे उतरे। शी ने कहा कि इस बार शासन उपलब्धियों के सही दृष्टिकोण अध्ययन और शिक्षा में सीपीसी सदस्यों ने पूरी प्रक्रिया के दौरान सैद्धांतिक अध्ययन का पालन करते हुए शासन उपलब्धि की मूल्यांकन प्रणाली में विसंगतियों की ईमानदारी से जांच की और उन्हें ठीक किया। व्यावहारिक और प्रभावी प्रणालियों और नियमों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया और अंत तक एक कठोर और व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ अपना काम किया, जिससे महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए और अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा किया गया। 24 अगस्त को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने पर बधाई दी। शी ने कहा कि चीन और बांग्लादेश पारंपरिक मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देश हैं। राजनयिक संबंधों की स्थापना के 51 वर्षों में दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया है और समान व्यवहार बनाए रखा है। साथ ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रमुख हितों और प्रमुख चिंताओं से जुड़े मामलों में आपसी समर्थन किया है और अपनी अपनी आधुनिकीकरण यात्रा में एक दूसरे का साथ दिया है। इस दौरान द्विपक्षीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आए बदलावों की कसौटी पर भी खरे उतरे हैं। शी ने कहा कि वह चीन बांग्लादेश संबंधों के विकास को बहुत महत्व देते हैं और राष्ट्रपति आलमगीर के साथ मिलकर दोनों देशों की पारंपरिक मैत्री को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को तैयार है। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक संवाद को मजबूत करने, उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड के सह निर्माण को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान तथा सहयोग को और गहरा करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। चीनी उपराष्ट्रपति हान चंग ने मंगलवार को राजधानी पेचिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीमा मुद्दे पर भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। यह मुलाकात भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले हुई। इस मौके पर हान चंग ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजान और थियानजिन में 2 बार मुलाकात हुई है। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों के विकास को लेकर
महत्वपूर्ण सहमतियां बनी हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध सुधार की राह पर आगे बढ़े हैं। वहीं डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ संबंधों को काफी महत्व देते हैं और चीन की विकास उपलब्धियों की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाली और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। तीसरा चीन अमेरिका ट्रैक 1.5 संवाद 25 अगस्त को चीन की राजधानी पेजिंग में आयोजित हुआ। चीन के संबंधित विभागों, क्षेत्रीय सरकारों, थिंक टैंक और एशियन सोसाइटी से आए चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने आपसी राजनीतिक विश्वास मजबूत करने, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग का विस्तार करने और AI व तकनीक के बीच सहयोग की तलाश करने आदि विषयों पर विचार विमर्श किया। बताया जाता है कि चीन अमेरिका ट्रैक 1.5 संवाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के वैदेशिक संपर्क विभाग और एशिया सोसाइटी के बीच होने वाला संवाद है। इसकी स्थापना साल 2023 में हुई थी। 13 जून 2024 को दूसरा चीन अमेरिका ट्रैक 1.5 संवाद पेजिंग में आयोजित हुआ। एपेक चीन वर्ष श्रृंखला गतिविधियों के तहत 25 अगस्त की सुबह 11वां एपेक खाद्य सुरक्षा मंत्री स्तरीय सम्मेलन चीन के चिरचांग प्रांत की हांगझो में आयोजित किया गया। यह इस साल एशिया प्रशांत क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक बहुपक्षीय मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में से एक है। इस सम्मेलन में एपेक की 21 अर्थव्यवस्थाओं और एपेक सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के करीब 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिनिधियों ने हांगझो में एशिया प्रशांत क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उच्च स्तरीय नीतिगत विचार विमर्श किया। 25 अगस्त को चीन के शांतोंग प्रांत के चीनान शहर में वांगकांग रोड पर स्थित पीली नदी सुरंग को आधिकारिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया। यह पीली नदी को पार करने वाली चीन की पहली एकल सुरंग दोहरे स्तरीय ढाल सुरंग है। इसके खुलने से चीनान के लोंगहू वेटलैंड पार्क से लानशांग मिडल रोड तक पहुंचने में लगने वाला समय 40 मिनट से घटकर लगभग 5 मिनट रह गया है। इस सुरंग की सबसे बड़ी विशेषता इसकी एकल सुरंग दोहरी स्तरीय संरचना है। सुरंग का ऊपरी स्तर दक्षिण से उत्तर की ओर यातायात के लिए है, जबकि निचला स्तर उत्तर से दक्षिण की ओर यातायात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों स्तरों पर कुल 6 लेन है और इनकी डिजाइन गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुरंग के अंदर प्रत्येक स्तर की ऊंचाई 4.2 मीटर है, जिससे बसों और अग्निशमन तथा बचाव वाहनों की आवाजाही भी आसानी से हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित उप स्थायी चीनी प्रतिनिधि सुन लेई ने 24 अगस्त को सूडान के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के खुले सम्मेलन में भाषण दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सूडान में युद्ध विराम बढ़ाने की अपील की। इस मौके पर सुन लेई ने कहा कि सूडान में मुठभेड़ काफी समय से चल रही है। इससे बड़ी संख्या में आम लोग मारे गए हैं और उन्हें बेघर होना पड़ा। साथ ही देश का विकास गंभीर रूप से कमजोर हुआ और पड़ोसी देशों की स्थिरता पर असर पड़ा। चीन मुठभेड़ के संबंधित पक्षों से शीघ्र ही शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बंद करने और वार्ता के जरिए मतभेद का समाधान करने की अपील करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 अगस्त को मॉस्को के क्रेमलिन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रूस भारत आर्थिक संबंधों की सकारात्मक समीक्षा की और कहा कि दोनों देशों के नेता शंघाई सहयोग संगठन मंच के माध्यम से मुलाकात करने की उम्मीद कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि वे जल्द ही योजना के अनुसार SCO कार्य ढांचे के तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की उम्मीद करते हैं। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर।
और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग-अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग के लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण पढ़कर सुनाएंगे। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज की कड़ी का शीर्षक है चीन में आधुनिकीकरण की प्रगति और अल्प जातियों का विकास। चीनी जनता ने ये पक्का इरादा कर लिया है कि वो जल्द से जल्द अपने देश को एक मजबूत समाजवादी देश बनाएंगे। अर्थात हमारे देश के उद्योग, कृषि, प्रतिरक्षा और विज्ञान और तकनीक का आधुनिकीकरण हो जाएगा। उनका स्तर विश्व के विकसित स्तर तक पहुंच जाएगा। ये एक कठिन और महान कार्य है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अर्थ और संस्कृति के क्षेत्रों में चीन विश्व का सर्वाधिक प्राचीन और प्रगतिशील देश रहा है। इसके साथ ही ये भी सच है कि विगत कुछ शताब्दियों में विज्ञान, तकनीक, कृषि और उद्योग धंधों में विश्व के अन्य कुछ देशों में हुए आश्चर्यजनक विकास ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन की कमजोर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का लाभ उठाकर उन देशों ने चीन में औपनिवेशिक और अर्ध औपनिवेशिक शासन कायम किया। ऐसी स्थिति में विज्ञान और तकनीकी विकास कैसे संभव हो सकता था? विगत एक शताब्दी से अधिक समय से चीनी जनता दो तरफा संघर्ष करती आई है। एक ओर तो चीनी जनता को सामंती शासकों के शोषण से संघर्ष करना पड़ा और दूसरी ओर औपनिवेशिक साम्राज्यवादियों के विरुद्ध मुक्ति के लिए क्रांति का आह्वान करना और संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार चीनी जनता ने मुक्ति प्राप्त की। चीनी जन लोकतंत्र की स्थापना करके इस प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से संपन्न देश को नया जीवन प्राप्त हुआ है। आज चीन समानता और स्वतंत्रता के साथ विश्व के अन्य देशों के साथ खड़ा हुआ है। चीन में सामाजिक सुधार की व्यापक और बुनियादी प्रक्रिया द्वारा एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की है। अभी जब हमने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की ही थी कि चीन के इतिहास में अनेक बाधाएं आ पड़ी। चीन को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तथा कथित सर्वहारा वर्ग की सांस्कृतिक क्रांति के काल में चीन का अर्थतंत्र ढहते बच गया। चीनी जनता बड़ी मुसीबतों में डूब गई। सन 1976 में चीनी जनता ने क्रुद्ध होकर 4 व्यक्तियों के गिरोह को उखाड़ फेंका। 4 व्यक्तियों के गिरोह के व्यवहारों को भंग कर डाला। विकास की उल्टी धारा को मोड़कर सीधा किया। आज चीनी जनता अपने लंबे कदमों से आधुनिकीकरण की ओर चल रहे अभियान पर चल रही है। आधुनिकीकरण एक कठिन कार्य है। एक शताब्दी से पहले के चीन में यानी राजवंशों के काल में भी आधुनिकीकरण की आवाज उठी थी। विदेशों से हथियारों और उद्योग धंधों के लिए अपेक्षित उपकरणों के आयात के प्रयास किए, लेकिन वे इस दिशा में असफल रहे। इन ऐतिहासिक अनुभवों से चीनी जनता ने अनुभव किया कि उन्हें स्वयं अपने तरीकों से देश के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। चीन में आधुनिकीकरण तभी संभव है जब उन्हीं के हित में और उन्हीं की शर्तों के साथ हो। सब जानते हैं कि चीन एक बहुजातियों वाला देश है। ये देश छिन राजवंश यानी ईसा से भी 200 वर्ष पूर्व से हुआ था। इस देश के विभिन्न जातियों के पुरखों ने अतिकाल से इसी भूमि पर बसे हुए समान संस्कृति, समान भाषा और समान मान्यता को विकसित किया। हाल ही में हमने उनके प्राचीन इतिहासों के बारे में जानने की प्रक्रिया आरंभ की है और उसके बारे में हमारी जानकारी, हमारा ज्ञान अभी भी बहुत कम है। हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी तत्कालीन स्थिति के बारे में भी हमारा ज्ञान अधूरा है। ये सब उस समय के प्राचीन शासक वर्ग की राष्ट्रीय संरक्षण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। इस दिशा में गंभीर अध्ययन और शोध की प्रक्रिया चीन की मुक्ति के बाद ही आरंभ हुई। आज तक 56 जातियों को स्वीकार किया गया है। उनमें से एक को मई 1979 में स्वीकार किया गया। इनकी वास्तविक संख्या के बारे में
अभी निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। जनसंख्या की दृष्टि से विविध 56 जातियों में परस्पर भिन्नता है। अकेली हान जाति ही चीन की कुल जनसंख्या के 94% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। शेष 55 जातियां सिर्फ 6% में ही हैं। ये अल्पसंख्यक जातियां कहलाती हैं। फिर भी चुआंग अल्पसंख्यक जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, जो कि 10 मिलियन है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाली जाति होचेरा जाति है, जिसकी जनसंख्या 1000 से भी कम है। इन 55 अल्प जातियों में से 13 अल्प जातियों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिनमें से 15 अल्प जातियों की जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में है और कुछ जातियों की जनसंख्या 10,000 से भी कम है। प्रत्येक जाति आकार और प्रकार में असमान होने के बावजूद राष्ट्र की निगाहों में समान है और एक बहुजातीय परिवार की भांति है। अल्पसंख्यक जातियों के लोगों की संख्या कम होने पर भी वे देश के 50-60% तक के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये चीनी अल्पसंख्यक जातियों की अनेक विशेषताओं में से एक है। वे प्रमुख रूप से चीन के सीमांत क्षेत्रों में बसी हुई है और खास तौर से चीन के उत्तर पश्चिम चीनी पठार, पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान और घास स्थली क्षेत्रों में। इस तरह के फैलाव के अपने ऐतिहासिक कारण हैं। अधिक आबादी वाली हान जाति पूर्व चीन में निवास करती है। चीनी सभ्यता के प्रारंभ के स्पष्ट कारण बाद में खोजे जा सकते हैं, जबकि सर्वप्रथम प्राचीन हान जाति के लोग हुआनह नदी की घाटी में रहने लगे और उन्होंने खेती और हस्तशिल्प कारीगरी आरंभ की। जब उनकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति विकसित होने लगी और उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, तब उन्होंने भोजन की तलाश में हरे भरे स्थानों को खोजा और व्यापक मैदान, खासतौर से चीन के पूर्वी मैदान की ओर फैलने लगे। साथ ही वे वहां रहने लगे और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए। ये उस समय की पृथ्वी पर सबसे बड़ी जाति थी, जो कि अन्यों से विविधता लिए हुए थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हान जाति ने अपने रास्ते में आने वाली सभी जातियों को अपने साथ सम्मिलित कर लिया। वास्तव में लगभग वे सभी क्षेत्र जहां आजकल हान क्षेत्र है, वहां अल्पसंख्यक जातियों के लोग भी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए हुए निवास करते हैं। यही सत्य हान जाति के साथ भी लागू होता है। हान जाति के बहुत से लोग अल्पसंख्यक क्षेत्रों में रहते हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि शिचांग और तिब्बत 2 अल्प जातियों वाले क्षेत्र हैं, परंतु वहां पर हान जाति के लोग अल्पसंख्यक हैं। यदि हम पूरे देश को देखें तो विभिन्न चीनी जातियों वाले लोग एकत्रित होकर इस प्रकार रहते हैं कि उनके विस्तार और फैलाव का एक विस्तृत नक्शा बनाना काफी कष्टप्रद कार्य है। ये दोस्ती तेरे दम पे है, ये दोस्ती। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन में आधुनिकीकरण की प्रगति और अल्प जातियों का विकास कड़ी। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो खेती योग्य भूमि पर मुख्य तौर पर हान जाति का अधिकार है। जहां की भूमि उपजाऊ नहीं है, वहां ज्यादातर अल्प जाति बसी हुई है, जैसे पहाड़ी इलाकों, घास स्थली इलाकों और जंगली वनों में इत्यादि। खेती युग के जमाने में अल्पसंख्यक जाति के लोगों को अपने आर्थिक विकास के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत इस स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है। अल्पसंख्यक क्षेत्र प्राकृतिक खनिज पदार्थों की दृष्टि से समृद्ध हैं। घास के विशाल मैदान प्राकृतिक चरागाह बन गए हैं। बर्फीले पहाड़ों की विस्मयकारी सुंदरता विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षक के स्थान बन गए हैं। अल्पसंख्यक जाति क्षेत्र वास्तव में स्वयं ही देश की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ जुड़े रहे हैं। वस्तुतः हान जाति और अल्पसंख्यक जातियों का एक दूसरे की मदद करना आज के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। चीन के लिए ये एक आत्मगौरव का विषय है कि उसके पास बहुत बड़ी भूमि, पर्याप्त खनिज संपदा
और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है। ये भूमि और खनिज संपदा अल्पसंख्यक जातियों के क्षेत्र में है और जनसंख्या मुख्य रूप से हान जाति से संबंधित है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और उनके लिए ये अपरिहार्य है कि परस्पर मिलकर तीव्रता के साथ विकास करें। ये सत्य है कि मुक्ति से पहले अल्पसंख्यक जातियों के लोग समाज की मुख्य धारा में रहने वाले स्थानों से बहुत दूर रहा करते थे। वे शासक वर्ग के शोषण के शिकार थे। परिणामतः कुछ अल्पसंख्यक जातियां तो सामाजिक विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में ही रह गईं और कुछ सामंती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ स्थापित हो गईं। उस समय हान जाति आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई थी। चीन की मुक्ति के समय अल्पसंख्यक जातियों के लोगों की संख्या 40 लाख थी, जिनमें तिब्बत के तिब्बतियों, यूनान के ताइस और शिनचांग के वीवर जाति के लोग सम्मिलित थे। सिचुआन प्रांत के लिंगशान पर्वत क्षेत्र में ई जाति के लोग दासों की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके अलावा लगभग 6 लाख व्यक्ति प्रमुख रूप से शिकारी जीवन बिताते थे, जबकि तुलुंत जाति, नू जाति, वा जाति और अन्य अल्प जातियों के लोगों ने, जो कि यूनान के सीमांत इलाकों में रहते थे, अपने प्रारंभिक कम्यून व्यवस्था के अवशेषों को कायम रखा था और मार-काट और फसलों को जलाने का कार्य करते थे। इस प्रकार की अल्पसंख्यक जाति के लोगों की संख्या 60 लाख थी। ये चीन की संपूर्ण जनसंख्या का 15% थी। नए चीन में हान जाति और अल्पसंख्यक जातियों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की असमानताओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए बहुत काम किया जा चुका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न जातियों का सामाजिक रूपांतरण करना है, यानी उस पुरानी सामाजिक शोषण व्यवस्था को समाप्त करना जो उनके विकास में एक बहुत बड़ी बाधा थी। और यद्यपि कोमिंगतांग के प्रतिक्रियावादी शासन को उलटने और साम्राज्यवादियों को बाहर निकालने का काम विभिन्न जातियों ने अपना समान शत्रु समझकर किया था, फिर भी विभिन्न जातियों के भीतर फैली शोषण व्यवस्था निःशेष नहीं हुई थी और वो उनके विकास को अवरुद्ध कर रही थी। उस समय चीन में निश्चित किया गया कि सामाजिक रूपांतरण के समय विभिन्न जातियों और स्वयं अपने सामाजिक विकास की विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए। हान जाति के आधुनिकीकरण के लिए अपनाई गई पद्धति अल्पसंख्यक जातियों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। इस संबंध में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने सन 1951 में कहा था, विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों के भीतर जो सुधार कार्य चल रहा है वो रूपांतरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक जातियां धीरे धीरे उन्नत होकर विकसित जातियों के समान स्तर को प्राप्त कर सकेंगी। लेकिन ये रूपांतरण अल्पसंख्यक जातियों की स्थिति और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा किया जाना चाहिए। हमारे देश में रूपांतरण का कार्य इसी सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। हमारे ठोस तरीके ऐसे हैं कि जहां पर सुधारने की शर्तें न हो, जनता की सुधारने की इच्छा न हो और सुधार कार्य के लिए कार्यकर्ताओं का अभाव हो, तो ऐसी स्थिति में दूसरी जाति को उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए और प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रतीक्षा करते समय सुधारने की शक्ति को तैयार करने का प्रयास चाहिए। इसका एक उदाहरण तिब्बत है, जो कि सन 1951 में शांतिपूर्वक मुक्त हुआ। वहां की असभ्य और क्रूर कृषि दास प्रथा का उन्मूलन सन 1959 के पहले नहीं किया गया था, जबकि तिब्बतियों ने स्वयं ही उठकर उस कृषि दास व्यवस्था को उखाड़ फेंका। एक दूसरा उदाहरण सिचुआन प्रांत की ई अल्पसंख्यक जाति का है। चीन की मुक्ति के समय ये जाति दास व्यवस्था के अधीन थी। इस दास व्यवस्था को सामाजिक सुधार के द्वारा सन 1957 में समाप्त किया जा सका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव थे। अल्पसंख्यक जातियों की समस्याओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करते समय इनका लाभ उठाना चाहिए। जाति काफी हद तक स्थिर रहने वाला संगठन है। उसका बनना और मुरझाकर खत्म हो जाना उसके अपने नियमों द्वारा निर्धारित होता है।
उसे न तो किन्हीं स्वेच्छाधारी लोगों के तरीकों से खत्म किया जा सकता है, न ही विकसित किया जा सकता है। हमारे देश के नेता अध्यक्ष माओ त्से तुंग ने भी इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा था, सर्वप्रथम वर्ग समाप्त होंगे, फिर राज्य और सबसे अंत में राष्ट्र। ये पूरे विश्व के लिए सत्य है। वर्ग और राज्य के भेद समाप्त होने पर भी जातीय भेद भी बने हुए हैं। वर्तमान काल में चीन इसी सिद्धांत पर डटा रहा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न जातियों के कार्यकर्ताओं और जन समुदाय द्वारा स्वेच्छा से भाग लेना चाहिए और राष्ट्रीय और जातीय विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। 4 लोगों के गिरोह ने चीन को एक सबक सिखाया। यद्यपि ये एक नकारात्मक उदाहरण है। उन्होंने अल्पसंख्यक जातियों की विशेषताओं की उपेक्षा की, उन पर आर्थिक मापदंड लादे और कार्यवाहियां लागू की। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और आजीविका में व्यापक पतन हुआ। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन में आधुनिकीकरण की प्रगति और अल्प जातियों का विकास कड़ी। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। इसके बारे में बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जैसे क्वानशी प्रांत में जिनशू याओशियान नामक एक स्थान है। वो एक संपन्न जंगली क्षेत्र था। वहां से देश को बहुत मात्रा में उच्चतम किस्म की इमारती लकड़ी मिलती थी। उसके चारों ओर की 7 काउंटियों में बहुत अधिक चावल पैदा होता था। जंगल के द्वारा पानी और भूमि मिट्टी के संरक्षण द्वारा ही संभव होता था। जब 4 लोगों का गिरोह सत्ता में आया तो उसने मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारिता के साथ उन पर्वतीय लोगों को खेती करने से रोक दिया। इससे उनका अनाज संबंधी आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार ढह गया। जंगलों को अंधाधुंध तरीके से काटा गया। जंगलों के विनाश के कारण भूमि और पानी का कटाव हुआ, क्षरण हुआ। परिणाम स्वरूप इसके पास के सतही इलाकों में बाढ़ आई और बर्बादी हुई। मुक्ति के बाद 20 वर्षों तक मेहनतकश जनता के अथक परिश्रम का फल एक ही रात में खो गया। चट्टानी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। चट्टानी मिट्टी में अनाज का उत्पादन थोड़ा बहुत ही हो पाया, जबकि उसके उत्पादन में बहुत अधिक मानव शक्ति लगाई गई थी। जब 4 लोगों का गिरोह को सन 1976 में उखाड़ फेंका गया, तब से ये क्षेत्र पुनः सही राजनीतिक और आर्थिक दशा की ओर आ गए हैं और फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। स्थान की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वहां एक बहुत बड़े बिजली स्टेशन की स्थापना की गई, जिससे वहां के रहने वाले बहुत खुश हुए। घर घर पर बिजली बत्ती का प्रबंध हुआ। इससे पड़ोसी काउंटियों में भी कारखाने को चलाने के लिए बिजली की शक्ति मिलने लगी। ऐसा चीन के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बहुत से तथ्यों से ये साबित हो चुका है कि अल्पसंख्यक जातियों के क्षेत्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और वहां के लोगों की इच्छा अनुसार निर्माण करना ही हमारे देश की आधुनिकीकरण करने का एक सफल अनुभव है। अल्पसंख्यक जातियों का जल्दी से जल्दी आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना चीन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। विविध अल्प जातियों के बीच की असमानता ही उनके आधुनिकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सी अल्प जातियां अपनी अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में धीमी पड़ चुकी हैं। यदि ये स्थिति शीघ्र ही नहीं बदली गई तो वे या तो संपूर्ण रूप से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को रोक सकती हैं या फिर विभिन्न जातियों के बीच के अंतर को और अधिक चौड़ा कर सकती हैं। दोनों ही स्थितियां इच्छाओं के विपरीत हैं। आर्थिक और सही तरीका एक ही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अल्प जातियों के आर्थिक एक सांस्कृतिक स्तर में उन्नति की जाए। यद्यपि चीन की अर्थव्यवस्था अभी बहुत अधिक फली फूली नहीं है, फिर भी अल्प जातियों के विकास और उत्थान के लिए सरकार ज्यादा देने
और कम लेने, यहां तक कि सिर्फ देने और कुछ भी न लेने की नीति अपनाती है। हान जाति की तुलना में उन्हें अधिक सामान और अन्य प्रकार की आर्थिक सहायताएं मुहैया कराई जाती हैं। उन्नत और विकसित हान जाति ने अपने लाभ की चिंता किए बिना उनकी भरपूर मदद की है। सरकार ने हान जाति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, अध्यापकों और मजदूरों को बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक जातियों वाले इलाकों में भेजा है। हान जाति ने ये बात अच्छी तरह समझ ली है कि अल्पजातियों को विकसित करने से ही संपूर्ण देश फूलेगा और उसका बहुमुखी विकास होगा। लाभ कभी भी एक तरफा नहीं होता। यह तथ्य आधुनिकीकरण के प्रकाश में समझना और भी सरल है। अल्पसंख्यक जातियों के क्षेत्रों का विकास पूरे देश की सुरक्षा और समृद्धि से संबद्ध है। उनकी मदद करना अपने आप की मदद करना भी है। बहुसंख्यक हान जन समूह का सीमित क्षेत्र अल्पसंख्यक जातियों के क्षेत्रों और उनकी संपदाओं के बिना एक बड़े आर्थिक और समृद्ध भविष्य की कल्पना ही नहीं कर सकती। दूसरी ओर अल्पसंख्यक जातियां भी हान जाति की मानवीय शक्तियों के और तकनीकी सहायता के अभाव में अपने पूरे संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकती। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चाव एन लाई ने एक बार इसके बारे में कहा था, दोनों एकजुट हों और दोनों को लाभ होता है, दोनों अलग हों तो दोनों को नुकसान होता है। चीन के आधुनिकीकरण ने उसके निवासियों के बीच आपसी हमदर्दी और परस्पर निर्भरता को एक दूसरे के काफी नजदीक ला दिया है। चीन की अल्पसंख्यक जातियों के तकनीकी और सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना चीन के सामने आज भी बहुत आवश्यक समस्या बनी हुई है। उन्हें और अधिक शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें तकनीकी विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों की भी आवश्यकता है ताकि वे अपने क्षेत्रों के उद्योग धंधों और कृषि के विकास में उनकी मदद ले सकें। नई से नई तकनीक सीखकर उन्हें स्वयं संचालित कर सकें। अतः भाषा एक बड़ी समस्या है। मुक्ति के पूर्व केवल 17 अल्प जातियों के पास अपनी स्वयं की लिखित भाषा थी। इससे कम नंबर की जातियां एक सामान्य संचार माध्यम का उपयोग करती थीं। अन्य अल्प जातियों ने अन्य अल्प जातियों से लिखित भाषा सीखी। मुक्ति के बाद चीनी सरकार ने राष्ट्रीय समानता की नीति बनाई और उसके लिए बहुत काम किया। चीनी संविधान में यह कहा गया है कि प्रत्येक जाति को, अल्प जातियों को भी अपनी अपनी भाषा बोलने और लिखने की पूरी आजादी है और उसको लागू करने के लिए बहुत से उपाय अपनाए गए हैं। भाषा को तैयार करना और उसमें सुधार करना। जिन अल्प जातियों के पास अपनी भाषा ना हो वे अन्य भाषा सीखें और साथ ही अपनी भाषा का लिखित रूप तैयार करें। जिन अल्प जातियों के पास अपनी लिखित भाषा हो तो वे अपनी भाषा को अधिक लोकप्रिय और शिक्षा का माध्यम बनने में सक्षम बनाएं। साथ ही उनके सामने एक ऐसा वातावरण प्रदान करें कि वे अन्य भाषाएं भी सीख सकें। राष्ट्रीय भाषाओं का प्रचार प्रसार करने के कार्य को विकसित करना, जैसे चीनी रेडियो में हर रोज मंगोलियाई, तिब्बती, कोरियाई आदि भाषाओं में समाचारों और कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। कुछ अल्प जातियों के क्षेत्रों में जैसे अदालतों में भी अल्प जातियों की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ अल्प जातियों की भाषाओं के विकास के लिए उनसे संबंधित कार्यों के अध्ययन संस्थान भी स्थापित हुए हैं। कुछ राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अन्य जातियों की भाषा, इतिहास इत्यादि की कक्षाएं खोली गई हैं। राष्ट्रीय प्रकाशन गृहों की स्थापना की गई है। अल्प जातियों से संबंधित साहित्य, इतिहास, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, सिनेमा, नाटक, संगीत इत्यादि से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। ये दोस्ती तेरे दम से है, 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 ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी कसम से है, सारी
के हैं, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन में आधुनिकीकरण की प्रगति और अल्प जातियों का विकास। अगली बार हम फिर एक नई कड़ी के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि राजा से विदा लेकर सांचांग और उसके शिष्य पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ चलते हैं। आगे चलते हुए वे एक अन्य नगर प्राचीर पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वे पीतल मीनार जनपद की तिलिंग काउंटी में आ पहुंचे हैं और शाकाहारी भोजन के लिए उन्हें दक्षिण की तरफ जाने वाले मार्ग पर द्वार मीनार के पास पहुंचना होगा, जहां सभी भिक्षुओं के लिए शाकाहारी भोजन मिलता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। गुरुदेव और उसके तीनों शिष्य मुख्य मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बाजार में सब लोग भय और विस्मय के साथ उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, यह देखने के लिए कि आगंतुकों का हुलिया कैसा है। उनके बीच रेल पेल होने लगी। सांचांग ने अपने शिष्यों से कहा कि वे अपना मुंह बंद रखें। उसने कहा, सावधान, तुम लोगों को यहाँ तमीज से बर्ताव करना होगा। तीनों शिष्यों ने अपने सिर झुका लिए और बिना आंखें ऊपर उठाए चुपचाप चलते रहे। एक मोड़ पर पहुंचने के बाद उन्हें सचमुच उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाला मुख्य मार्ग दिखाई दिया। मुख्य मार्ग पर चलते चलते उन्होंने एक द्वार मीनार देखी जो बैठे हुए बाघ जैसी मालूम हो रही थी। द्वार के अंदर की आवरण दीवार पर एक पटरा टंगा था जिस पर लिखा था, सभी भिक्षुओं का स्वागत। सांचांग ने कहा, पश्चिम वस्तुतः भगवान बुद्ध की भूमि है, इसलिए यहाँ का कोई भी व्यक्ति, वह चाहे कितना ही चालाक या मूर्ख हो, बेईमान नहीं हो सकता। मुझे उन दोनों बुजुर्गों की बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सही है। शूकर अपनी फूहड़पन की आदत से मजबूर होकर सीधा अंदर जाना चाहता था। वानर ने टोका, ठहरो मूर्ख शूकर, जब तक कोई बाहर ना आए तब तक रुको। भीतर जाने से पहले उनसे पूछना जरूरी है। भिक्षु रेतात्मा बोला, बड़े भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम लोग उनकी एकांतता के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करेंगे तो वे लोग नाराज हो सकते हैं। उन्होंने घोड़े को आराम करने दिया और सामान उतारकर फाटक के बाहर रख दिया। कुछ देर बाद एक दास अपने हाथ में एक कटोरी और लोहे का तौल यंत्र उठाए हुए बाहर निकला। अचानक अजनबियों को देखकर उसके हाथ से दोनों चीजें छूट गई और वह घबराकर उल्टे पांव लौट गया। वह भीतर जाकर बोला, स्वामी, स्वामी, बाहर 4 अजीबोगरीब भिक्षु खड़े हैं। उस समय उनका स्वामी भीतरी प्रांगण में एक छड़ी हाथ में लिए चहलकदमी कर रहा था। दास की बात सुनते ही उसने छड़ी नीचे गिरा दी और भिक्षुओं का स्वागत करने बाहर चला गया। उनके डरावने चेहरे देखकर वह जरा भी डरा नहीं। वह बोला, अंदर आइए भिक्षुगण, अंदर आ जाइए। अत्यंत शिष्टाचार के साथ सांचांग उसके साथ अंदर चला गया। वह महानुभाव एक गलियारे के बीच से उन्हें एक मकान में ले गया। वहां पहुंचकर वह बोला,
ऊपर के कमरों में एक बुद्ध महाकक्ष, एक सूत्र पुस्तकालय और एक शाकाहारी भोजन कक्ष है। नीचे के कमरों में आपके शिष्य का परिवार रहता है। सांचांग ने उसकी पूरी सराहना की। उसने अपना चोगा निकाला और भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए उसे पहन लिया और फिर बुद्ध महाकक्ष में जाकर चारों तरफ नजर डाली। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने हाथ मुंह धोकर थोड़ी सी अगरबत्ती जलाई और फिर दंडवत प्रणाम करके पूजा अर्चना की। तब उसने पीछे मुड़कर गृहस्वामी का अभिवादन किया। खाओ महोदय ने कहा, जरा ठहरिए, चलिए हम लोग सूत्र पुस्तकालय में जाकर एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं। जब श्रद्धेय धर्माध्यक्ष पुस्तकालय में पहुंचकर गृहस्वामी का अभिवादन करने लगा तो खाओ महोदय ने उसे रोककर कहा, क्या आप अपना चोगा नहीं उतारेंगे? सांचांग ने अपना चोगा उतार दिया और खाओ महोदय का अभिवादन किया। फिर उसने वानर और दोनों बाकी शिष्यों से भी अनुरोध किया कि वे भी गृहस्वामी का अभिवादन करें। घोड़े को दाना देने और सामान को गलियारे में रखने का आदेश दे दिया गया। तब गृहस्वामी महोदय ने उनका परिचय पूछा। सांचांग ने कहा, मुझे पूर्व के महान थांग सम्राट ने भेजा है। मैं आपके शानदार देश में गृध्रकूट पर्वत पर जाकर भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूँ और सच्चे धर्म सूत्रों को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके पास एक बार का भोजन प्राप्त करने आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आपका प्रतिष्ठित परिवार भिक्षु जनों का बड़ा सम्मान करता है। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। गृहस्वामी का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, मेरा नाम खाओ हुंग है। मेरा दूसरा नाम खाओ ताकवान है। मैं अपने जीवन के 64 वर्ष व्यर्थ गवा चुका हूँ। जब मैं 40 साल का था तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 10,000 भिक्षुओं को भोजन कराऊंगा और यह संख्या पूरी हो जाने पर अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने के उपलक्ष्य में एक बौद्ध धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करूंगा। पिछले 24 सालों के दौरान मैंने उन सभी भिक्षुओं के नाम भी दर्ज कर लिए हैं जिन्हें मैंने भोजन कराया है। पिछले कुछ दिनों में फुर्सत के समय मैंने उनकी गिनती की है। अब उनकी संख्या कुल 9,996 हो गई, यानी 10,000 में केवल 4 कम है। आज भगवान की कृपा से आप चारों गुरुजनों ने मेरे घर आकर 10,000 की यह संख्या पूरी कर दी है। क्या आप कृपया मुझे अपने नाम बता सकेंगे? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 1 महीने से कुछ ज्यादा समय तक मेरे पास रहेंगे, ताकि मैं यह संख्या पूरी करने का समारोह धूमधाम से मना सकूं। इसके बाद मैं आप सब गुरुजनों को पालकियों या घोड़ों पर बैठाकर गृध्रकूट पर्वत पहुंचा दूंगा। गृध्रकूट पर्वत यहाँ से केवल 125 कोस दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। यह सुनकर सांचांग बहुत खुश हो गया और उसने गृहस्वामी की बात अस्थायी रूप से मान ली। भोजन तैयार करने के लिए कई सारे युवा और बूढ़े सेवकों से ईंधन की लकड़ी, पानी, चावल, आटा और साग सब्जी मंगवाई गई। इससे परेशान होकर गृहस्वामी की पत्नी बोली, ये भिक्षुगण कहाँ से आए हैं? सब लोग इतने ज्यादा व्यस्त क्यों हैं? सेवकों ने जवाब दिया, 4 जाने माने भिक्षु अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। जब हमारे स्वामी ने उनसे पूछा कि वे कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्हें पूरब के महान थांग सम्राट ने गृध्रकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने के लिए भेजा है। स्वामी ने यह भी कहा है कि उन्हें देवलोक से धरती पर भेजा गया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि उन भिक्षुओं के लिए फौरन शाकाहारी भोजन तैयार किया जाए। यह सुनकर बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई, इसलिए उसने एक सेविका से कहा कि वह उसके वस्त्र और आभूषण ले आए ताकि वह भिक्षुओं के दर्शन करने जा सके। सेविका ने कहा, उनमें से केवल एक ही भिक्षु सुंदर है मालकिन, बाकी तीनों की शक्ल तो देखी भी नहीं जा सकती, वे बहुत भयानक हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा, लेकिन तुम लोग यह नहीं जानते कि अगर वे लोग कुरूप, अजीबोगरीब और अनोखे हैं, तो जरूर वे देवलोक से ही धरती पर आए हैं।
जाओ, अपने स्वामी को फौरन सूचना दे दो। सेविका दौड़कर सीधी सूत्र महाकक्ष में गई और स्वामी से बोली, पूरब से आए हुए महानुभावों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मालकिन यहाँ आ रही हैं। यह सुनकर सांचांग अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। क्षण भर में बुजुर्ग महिला महाकक्ष के सामने पहुंच गई। उसने आंखें ऊपर उठाकर थांग महाभिक्षु की भव्य मुखाकृति और शानदार व्यक्तित्व को देखा। फिर मुड़कर जब उसने वानर और बाकी दोनों भिक्षुओं की अजीबोगरीब शक्लों को देखा तो वह कुछ घबरा गई। हालांकि वह जानती थी कि वे देवलोक से धरती पर अवतरित प्राणी हैं। उसने घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। सांचांग ने तुरंत उसके अभिवादन का जवाब दिया। उसने कहा, बोधिसत्व, आप मुझे जो सम्मान दे रही है मैं उसके योग्य नहीं हूँ। बुजुर्ग गृह स्वामिनी ने अपने पति से पूछा कि वे चारों परमादरणीय महानुभाव एक साथ क्यों नहीं बैठे। शुकर ने अपनी थूथनी आगे निकालते हुए कहा, हम तीनों गुरुदेव के शिष्य हैं। हे भगवान, उसकी आवाज तो वीरान पर्वत पर दहाड़ते बाघ के समान थी। बुजुर्ग महिला डर उठी। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये जेना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शादांग का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 你好点儿了吗？ क्या आप अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? 在医院里真没意思。 अस्पताल में रहना बहुत दिलचस्प नहीं है। 你这个星期能出院吗？ क्या आपको इस हफ्ते अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी? 祝你早日恢复健康。 शुभकामना है कि आप जल्दी से अच्छे हों। शाओथांग जी, मैं अस्पताल जाकर एक चीनी मित्र को देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं वहाँ जाकर चीनी में मैं कैसे उनका हालचाल पूछूं? सर्वप्रथम आप उनके रोग के बारे में पूछ सकते हैं। 你好点儿了吗? क्या आप अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? 你好点儿了吗? 你 अब 你好点儿 का अर्थ है कुछ अच्छा लगना। 好点儿
माँ, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगने वाला शब्द। माँ, 你好点儿了吗? क्या आप अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? 你好点了吗? आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你好点儿了吗？好些了，你那么忙还来看我。你好点儿了吗? क्या आप अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? 你好点了吗? 好点儿 का अर्थ है अच्छा लगना। 好点儿。 आइए एक बार फिर सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你好点儿了吗？好些了，你那么忙还来看我。 अस्पताल में कई दिनों तक रहने पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरा विचार है कि आप उन्हें ये वाक्य कह सकते हैं। 在医院里真没意思。अस्पताल में रहना सचमुच दिलचस्प नहीं है। 在医院里真没意思。在 पर 在医院 अस्पताल 医院 里 में 里 真 सचमुच 真 没意思 दिलचस्प नहीं। 没意思。在医院里真没意思。अस्पताल में रहना सचमुच दिलचस्प नहीं है। 在医院里真没意思。 आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 在医院里真没意思。你这个星期能出院吗？差不多。你这个星期能出院吗? क्या आपको इस हफ्ते अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी? 你这个星期能出院吗? 你 अब 你这个星期 इस हफ्ते 这个星期 能 सकना 能出院 अस्पताल छोड़ना। 出院。你这个星期能出院吗? 你这个星期能出院吗? क्या आपको इस हफ्ते अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी? आइए एक बार फिर सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 在医院里真没意思。你这个星期能出院吗？差不多。祝你早日恢复健康。शुभकामना है कि आप जल्दी से अच्छे हों। 祝你早日恢复健康。祝你 आपके लिए शुभकामना। 祝你早日 जल्द 早日恢复 पहले जैसा होना। 恢复健康 स्वास्थ्य। 健康。祝你早日恢复健康。祝你早日恢复健康。शुभकामना है कि आप जल्दी से अच्छे हों। अच्छा, आज के पाठ की दूसरी बातचीत एक बार फिर और फिर तीसरी बातचीत सुने। बातचीत 2। 在医院里真没意思。你这个星期能出院吗？差不多。बातचीत 3। 你好好休息。好的，谢谢你来看我。祝你早日恢复健康。 तो आइए आज के पाठ की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1। 你好点儿了吗？好些了，你那么忙还来看我。 बातचीत 2। 在医院里真没意思。你这个星期能出院吗？差不多。 बातचीत 3। 你好好休息。好的，谢谢你来看我。祝你早日恢复健康。 अभी आपने आज के पाठ की सारी बातचीत सुनी। आशा है आपको समझ आ गई होगी। आइए वेतुम भाई से चीनी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लें। जब चीनी लोगों को थकान लगती है तो वे अक्सर पागवान या ग्वाशा आदि लोकप्रिय परंपरागत इलाज के तरीके पसंद करते हैं, जिससे शरीर में खून के स्थानांतरण को मजबूत किया जाता है और विषाणु से बचने की क्षमता को उन्नत किया जाता है। पागवान करते समय बल्ब के आकार के बोतलों को आग पर कुछ क्षण रखने के बाद तुरंत रोगी की खाल पर रखा जाता है। ग्वाशा करते समय लोग चम्मच से पानी या तेल रोगी के पेट या पीठ पर रखते हैं। उपरोक्त दोनों इलाज के तरीकों में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन रोगी के लिए अच्छा है। यह इलाज का तरीका बहुत आसान और सरल है, गुणवत्ता भी अच्छी है।
नमस्कार दोस्तों, आज का पाठ ये हिंदाग। अच्छा, अब राकेश वत्स और शादांग को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।